पैसा भी बांटा गया है ना, और ये भी है कि प्रचार में भी बहुत पैसा लगता है, इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन रोकता नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने तो अपनी किताबों में पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी ये ना लगे कि भाई किसी के साथ ज्यादा पक्षपात हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप फिर ये बताइए कि किस तरफ चले कोई पार्टी जो ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहती है, वो भी यही करे फिर, जैसा आपका आरोप है। देखिए देखिए मेरे दोस्त, ये 50 और 60 और 70 के दशक में लोग कांग्रेस पर ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस जो है तब पूरी तरह से सत्ता में पर उनकी पूरा कब्जा था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। इंदिरा गांधी पर इल्ज़ाम लगाया गया था, उन्होंने आर्टिकल 356 का 56 का कैसे गैर इस्तेमाल किया, सरकारें बर्खास्त की। ये भी सच्चाई है, एक साथ बहुत सारी। ये भी सच्चाई है कि कोई विपक्ष की सरकार थी, उसे बर्खास्त किया गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को आपने बर्खास्त किया, इंदिरा गांधी का ये इतिहास है। अब उसको एक तरह से बीजेपी आजकल सरकारों को बर्खास्त नहीं करती, लेकिन जानती है कि सरकार पर कैसे शिकंजा कसना है। फिर वो तमिलनाडु की सरकार हो, गवर्नर राजभवन का गैर इस्तेमाल होता है, या बंगाल की सरकार हो, मनरेगा के फंड्स ही मत दो उनको। तो विपक्षी आज ये बात जानिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल मनी पावर नहीं, लेकिन स्टेट पावर है। पहले भी था, लेकिन अब खुलेआम है। पहले तो आप थोड़ी शर्म हया रखती थे। अब ईडी जो है, ये अजीत पवार का मामला महाराष्ट्र में निकला, उसके बेटे ने 1800 करोड़ की गवर्नमेंट लैंड 300 करोड़ में डील कर रहे थे। स्टैंप ड्यूटी कुछ ही हजार रुपए या कुछ कुछ हजार रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगा रहे थे इतने बड़े जमीन पर, जो आप बेच भी नहीं सकते। कोई ईडी चली गई वहां? कोई इंक्वायरी हुई है? या ईडी केवल विरोधी पक्ष के लोगों के साथ जाएगी? तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं, ये आप जानकर चलिए। और ये बड़ी मैं दुख से कहता हूं कि मुझे लगा हमारे संस्था जो है समय के साथ साथ और मजबूत होंगे। क्या हो रहा है? और कमजोर हो रहे हैं। और अब क्या हुआ? डेंजरस प्रेसिडेंट। और इसमें मीडिया भी है। आप ये मीडिया भी कहाँ है? क्या मीडिया निष्पक्ष है? क्या मीडिया जब चुनाव हो रहे हैं, आप एक पार्टी के नेताओं के लाइव स्पीच दिखाएंगे और दूसरे के नहीं? क्यों? कोई रूल्स, कोई पाबंदी, कोई कुछ नहीं है। फिर मीडिया ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन लीजिए, बाकी संस्थाएं लीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, गैर इस्तेमाल तो होता रहता है। लेकिन आप एक बात तो समझिए, ये बहुत डेंजरस है। तो आप एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती, ये भी मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से आप हारते हैं। आप हारते हैं क्योंकि आपकी भी कई कमजोरियां हैं। आज आप वोट चोरी, कोई कांग्रेसी नेता से मिला, वोट चोरी हुआ। अरे वोट चोरी से आप इतने बड़ी मार्जिन से वोट चोरी की वजह से हार गए, तो प्रमाण दीजिए ना। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तरफ आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, जो इस बात को मानते हैं, कहते हैं और बार बार जोर देते हैं कि संस्थाओं को मजबूत होना चाहिए था, कमजोर होती जा रही हैं ये। एक तरफ देश का बड़ा विपक्ष है, वो धड़ा ये कह रहा है कि भाई वोट चोरी हो रहा है, आपके आपके वोट का इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, आप बटन कहीं दबाते हैं, जा कहीं रहा है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ एक छात्र होने के नाते राजनीति विज्ञान का, कि जब हम संस्थाओं पर सतत सवाल उठाएंगे प्रबुद्ध वर्ग, और विपक्ष इस तरह की बात करेगा, आपको नहीं लगता कि लोगों को एक यही तो बस भरोसा है कि मैं 5 साल में एक बार वोट देता हूं तो ये सारा तंत्र चलता है? अगर ये भरोसा ही खत्म हो गया, अगर लोगों ने वोट देना बंद कर दिया और बाद में संस्थाओं का सम्मान करना भी बंद कर दिया, तो ये जितना बड़ा तंत्र है जिसकी हम इतनी बातें करते हैं, ये कहीं रुक पाएगा, टिक पाएगा? देखिए आजकल जो है ना, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने की, जो बिहार के चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे, नजम सेठी। अच्छा। और मैंने सुना वो, और उनकी बात बिल्कुल मुझे सही लगी कि विपक्ष जो है कहता है डेमोक्रेसी खतरे में है। 2024 में चला थोड़ा संविधान खतरे में है, राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर गए, चला वो लोगों में, खास करके दलित समाज में, हमारे आरक्षण को लेके। अब जब आप कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, वोट चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, संस्थाएं खत्म हो रही है, जनता क्या कहती है? जनता कहती है यार मुझे भूखे पेट के लिए पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल रही है कि नहीं, रास्ते अच्छे मिल रहे हैं, बेसिक इश्यूज। तो एक तरफ सरकार कहती है हम तो आपको अच्छे रास्ते दे रहे हैं, आपको मालूम है लालू जी के टाइम पे कैसे थे, अब कैसे हैं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं जहां आपके यहाँ बिजली नहीं थी,
हम आपको पैसा दे रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, आपको साइकिल आपके बच्चियों को दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। तो एक तरफ सरकार कहते हैं देखिए हम तो आपके लिए वेलफेयर कर रहे हैं। जब वेलफेयर की बात आती है और दूसरे तरफ लोकतंत्र खतरे में है, तो जनता कहते हैं अरे लोकतंत्र खतरे में से क्या करना है, हमें तो कोई लेना देना नहीं। मुझे अभी भी याद है, मैं मोकामा गया था, अनंत सिंह का इलाका। अब अनंत सिंह को हम कहते हैं बाहुबली है, इनके खिलाफ इतने केसेस है, ये वो। उस पूरे दिन मोकामा में घूमते बहुत कम लोग मिले जो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आनंद सिंह बिल्कुल बाहुबली है, ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। 99.9% लोग कहे नहीं नहीं हमारे लिए तो वो बहुत काम करते हैं, हमारी बिटिया का स्कूल का एडमिशन है उनके पास जाते हैं, हमारे यहाँ कोई नाली का प्रॉब्लम है उनके पास जाते हैं। तो ये जो है ना कि हम यहाँ बैठकर बड़ा आसान होता है कि जनता क्या ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। जनता जो है वो एक अलग दुनिया में है, खास करके बिहार जैसे गरीब राज्य में वो तो बेसिक चीज चाहते हैं, उनके एस्पिरेशंस भी बहुत कम है। आपको पता है जब आप ये बात कह रहे हैं जी, आप एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं कह क्यों? रहे हैं। मैं थोड़ा कोशिश बताइए। करता हूँ। एक तरफ लोकतंत्र में संस्थाएं जा रही हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। आप ये भी कह रहे हैं कि जनता उन्हें तो बेसिक चीज चाहिए, हाँ, उन्हें उनको आप संस्थाओं से कुछ 10,000 लेना देना नहीं है। हाँ उन्हें आप 10,000 रुपए दो वो वोट दे देंगे। बिल्कुल, दूसरी तरफ लोकतंत्र की परिभाषा जो हमने पढ़ी है वो ये तो नहीं कहती, वो तो ये कहती है कि सजग नागरिक, अपने कानून समझने वाला, जिसको सारी फैसिलिटी जो समझता हो देश में क्या चल रहा है, उसे वोट देना चाहिए। सिर्फ वोट पा लेना, सिर्फ वोट पढ़ते रहें, सरकारें बनती रहें, ये लोकतंत्र तो नहीं है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है फिर। नहीं नहीं बिल्कुल, बस आप वोट पढ़वा लेते हैं। नहीं नहीं देखिए ऐसा है ना कि हमें इलेक्टरल डेमोक्रेसी यानी जो वोट वाली डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में फर्क करना चाहिए। इलेक्टरल डेमोक्रेसी इस कंट्री की ऐसी बन गई है कि चुनाव के टाइम पे जो भी करोगे चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद, फिर अनंत सिंह को रखना है, किसी को रखना है, जो चुनाव जीत सकता है उसे लगाना है। उसमें कोई ये टैलेंट कॉन्टेस्ट नहीं है कि कौन अच्छा व्यक्ति है जिसने पीएचडी किया हो, जो प्रामाणिक है। वो तो ऐसे कई व्यक्ति इतने सालों से मुझे मिले, बड़े ऑनेस्ट है, ईमानदार है, देश को बदलना चाहते हैं, चुनाव डिपॉजिट हारते हैं। तो यह है इलेक्टरल डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जिसे मैं कहूंगा संविधान से जुड़े हुआ ढांचा जो संविधान का है वो लगातार कमजोर हो रहा है। वो उसमें आप माने या ना माने वो लगातार कमजोर हो रहा है। और जैसे कुछ पत्रकार कहते हैं या कुछ एकेडमिक्स कहते हैं, दो चीजें हो रही है, इधर वी आर इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी और वी आर व्हाट दे आर कॉलिंग कंपेटिटिव ऑटोक्रेसी। कंपेटिटिव ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है कि हम दुनिया को दिखाने के लिए कह रहे हैं हम तो चुनाव करवाते हैं, हम तो डेमोक्रेसी है, कंपटीशन है, हर व्यक्ति को मौका है, आप भी लड़ना चाहे कोई भी लड़ सकता है। असलियत यह है कि जो सत्ता में है उसके हाथ में सत्ता की चाबी है। सो वी आर इधर अ कंपेटिटिव ऑटोक्रेसी या कंपेटिटिव डेमोक्रेसी, जो भी आप उसके कहें, मैं, या इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। चुनाव होते हैं लेकिन जो सत्ता में है वो चुनाव की चाबी उन्हीं के हाथ में।